गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो आपकी यूनिट 5 चल रही थी एसिड बेस एंड नॉन एक्वा सॉल्वेंट वाली, उसके अंदर जो अपना क्वेश्चन चल रहा था कि द्रव अमोनिया में संपन्न होने वाली प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाइए। उसके अंदर अपन ने जो पिछली क्लास हुई थी अपनी, उसमें 4 रिएक्शंस पढ़ ली थी। 4 रिएक्शंस को अपन ने अच्छे से समझ लिया था। आपकी नेक्स्ट जो 5वीं रिएक्शंस है वह रिएक्शंस है अम्ल क्षार अभिक्रिया। तो देखिए अम्ल क्षार अभिक्रिया जो 5 टाइप है आपका कौन सा नंबर का है। इससे पहले अपन ने 4 रिएक्शंस देख ली थी जो द्रव अमोनिया में संपन्न होती है। ठीक है, ये 5वां टाइप है आपका कौन सा, अम्ल क्षार अभिक्रिया। अम्ल क्षार अभिक्रिया। तो देखिए अम्ल क्षार अभिक्रिया क्या होती है। देखो अम्ल क्षार अभिक्रिया से अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका अलग से पॉइंट पूछता है कि द्रव अमोनिया में संपन्न होने वाली अम्ल क्षार अभिक्रियाओं को संक्षिप्त में समझाइए। आपसे ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो अम्ल क्षार अभिक्रिया क्या होती है। जनरली अम्ल और क्षार रिएक्शन अगर अपन ऐसे डायरेक्टली बात करेंगे अम्ल क्षार क्या अभिक्रिया क्या होती है, तो एसिड्स 1 मोल एसिड्स और 1 मोल क्षार की रिएक्शंस करवाएंगे तो जो रिएक्शंस कंप्लीट होगी वह अम्ल क्षार अभिक्रिया कहलाएगी। फिर भी अपन इजीली देख लेते हैं कि जो अम्ल क्षार अभिक्रिया है क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो अम्ल क्षार अभिक्रिया है उसमें होगा क्या। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे क्षार धातु कोई भी जैसे क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, किसी भी क्षार धातु से अपन अमोनिया की रिएक्शंस करवाएंगे। जैसे अमोनिया की रिएक्शंस करवाएंगे तो वह H2 गैस मुक्त करेगा, H2 गैस मुक्त होगी और NH4 पॉजिटिव आयंस देगा। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि क्षार धातु जैसे एग्जाम में रिएक्शन एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, जैसे आपकी सोडियम धातु है, इस सोडियम धातु के अपन रिएक्शन किससे करवाते हैं, अमोनिया से करवाते हैं NH3। तो कितने मॉलिक्यूल है अपन, सॉरी NH4 से करवा दो और NH4 से करवा दे और किसकी उपस्थिति में करवाना है आपको, लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवा दी, लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में। तो आपका क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे बनेगा आपका Na तो पॉजिटिव में, ठीक है, साथ में क्या बनेगा आपका NH2 सॉरी आपका NH2 नेगेटिव और साथ में क्या निकल जाएगी H2 गैस क्या हो जाएगी आपकी बाहर निकल जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी H2 गैस बाहर निकल जाएगी और हाफ H2O निकलेगी। ठीक है, तो पहले एक चीज और, इस रिएक्शन को समझने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको। एक चीज और ध्यान में रखना आप, क्या कि जो अमोनिया है उसका स्वतः अपघटन कैसे होता है। तो अमोनिया का स्वतः अपघटन होता है, अमोनिया का स्वतः अपघटन स्वतः अपघटन। तो देखिए अमोनिया का स्वतः अपघटन क्या है, जैसे NH3 है, इसी दूसरे NH3 से अपन रिएक्शन करवाएंगे तो दोनों NH3 मिलकर क्या बना देगा, NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव। तो ये तो है आपके अमोनिया का स्वतः आयनाइजेशन। क्लियर है, ये तो स्वतः अपघटन हो गया। सबसे पहले अपन बात करते हैं अमोनिया का या क्या कह सकते हैं अमोनिया लवणों का अम्लीय व्यवहार। सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका अमोनिया लवणों का अम्लीय व्यवहार। अम्लीय व्यवहार अम्लीय व्यवहार।
पहले अपन क्या देखेंगे, अमोनिया लवणों का अम्लीय व्यवहार को देखेंगे, फिर अमोनिया लवणों के क्षारीय व्यवहार को देखेंगे। अपना पॉइंट क्या है, अम्ल क्षार अभिक्रिया, किसमें, अमोनिया सॉल्यूशन में अपने को अम्ल क्षार अभिक्रिया देखनी है। तो अपन ने सबसे पहले देखा कि जो आपका अमोनिया सॉल्यूशंस है, जो आपका अमोनिया विलियंस है, इसके अंदर जो आपका स्वतः आयनाइजेशन होगा किसका, अमोनिया का, वो किस प्रकार से होगा, NH3 पॉजिटिव, सॉरी NH3 ने आपस में रिएक्शंस की और क्या बना दिया, NH1 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव। अब सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं अमोनिया लवणों का, अमोनिया लवणों के अम्लीय व्यवहार की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी जैसे NH4 पॉजिटिव आयंस है, ये जो आपकी अमोनिया से अपन क्या कर रहे हैं, ये अमोनिया की लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में क्या रिएक्शन करवा रहे हैं। तो कोई भी क्षार धातु जो आपकी एक्टिव क्षार धातु है, उससे अपन अगर रिएक्शन करवाएंगे तो वह H2 गैस मुक्त करेगी। मैंने ये आपको पहले बोला था। तो देखो, तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो पदार्थ अमोनिया से, अमोनिया सॉल्यूशंस में अमोनिया से रिएक्शंस करके H2 गैस मुक्त करते हैं, वह अमोनिया की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कह सकते हैं, जो पदार्थ द्रव अमोनिया में NH4 पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं, उन्हें अपन क्या कह सकते हैं, उन्हें अपन एमिनो अम्ल कह सकते हैं। उन्हें अपन क्या कह सकते हैं, एमिनो अम्ल कह सकते हैं। वापस से बता रहा हूं, ऐसे पदार्थ जो द्रव अमोनिया में, जो द्रव अमोनिया में क्या करें, NH4 आयंस मुक्त करें, उन्हें अपन क्या कहेंगे, एमिनो अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, एमिनो अम्ल कहेंगे। क्लियर है। सॉरी, वापस से देखना, जो लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे अपन, तो लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करवाने पर कोई भी क्षार एक्टिव धातु है आपकी, उससे क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, तो यह उसके अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। यानी लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में NH4 पॉजिटिव किसी सक्रिय धातु से रिएक्शन करवाने पर अगर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो यह उसके अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब अमोनिया लवणों के अम्लीय व्यवहार को दर्शाती है। ठीक है, क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं अमोनिया लवणों का, अमोनिया लवणों का क्षारीय व्यवहार, क्षारीय व्यवहार। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे मान लो वह पदार्थ जो, इसमें क्या होगा, यदि कोई पदार्थ है वह क्या करेगा, द्रव अमोनिया से रिएक्शन करेगा, और द्रव अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद में मान लो आपका क्या क्या मुक्त करें, NH2 माइनस मुक्त कर दें, या NH माइनस मुक्त करें, या N माइनस मुक्त करें। वह पदार्थ, वापस समझना, वह पदार्थ जो द्रव अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद में आपका NH2 माइनस, NH माइनस 2 और N माइनस 3 आयन मुक्त करें, वह सभी पदार्थ, ये जो मुक्त कर रहे हैं, वह सभी पदार्थ एमिनो क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, एमिनो क्षार कहलाएंगे। क्लियर है। देख लीजिए रिएक्शन, जैसे रिएक्शन मान लो आपकी क्या है, मैं रिएक्शन करवा देता हूँ, BCl3 किसकी करवा दें, सॉरी Bi3 की करवा दो, इसके साथ पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी 3 मोल के किससे करवाएंगे रिएक्शन आपकी, KNH2 से करवा देते हैं, KNH2 से। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखिए आपका क्या बनेगा, BiN। तो यहाँ पे अगर इस विस्मित को मैं हटा दूं तो आपका N-3 अवस्था में क्या है, उपस्थित है। ठीक है, क्लियर है। तो क्या बनेगा आपका BiN3 और साथ में 3 अणु पोटेशियम आयोडाइड के बाहर निकल जाएंगे। और क्या बच गया, और क्या बच गया आपका, देख लीजिए आपके विस्मित के आ गए, आयोडीन के अणु आ गए, और पोटेशियम के कितने अणु बच गए, हाँ भाई पोटेशियम के तो आ गए, हाइड्रोजन कितने बच गए, हाइड्रोजन बच गए आपके 3H2। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है इसमें, विस्मित आयोडाइड के ऊपर पोटेशियम एमाइन है, तो इससे रिएक्शन करवाई तो BiN बना आपका, साथ ही पोटेशियम आयोडाइड बाहर निकल गया,
के ऊपर -3 चार्ज रहेगा, तो कुल मिला के -3 तो आपका n-3 बाहर निकल रहा है, तो BiN जो बन रहा है ये इसके क्षारीय गुणों को प्रदर्शित करता है या इसकी क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। तो ये अमोनिया लवणों का क्षारीय व्यवहार हुआ, यानी ऐसे कंपाउंड या ऐसे पदार्थ जो लिक्विड अमोनिया में, यहाँ पे लिक्विड है भाई NH3 कौन सी अवस्था पे, लिक्विड अवस्था पे, लिक्विड अमोनिया से क्रिया करके यदि NH2 और N-3 कंपोनेंट देते हैं, ऐसे पदार्थ देते हैं, वह पदार्थ एमिनो क्षार कहलाते हैं। क्लियर है? उतार लीजिए एग्जाम्पल। क्लियर है? आगे देखिए, आगे क्या बोल सकते हैं, एक आपकी नेक्स्ट अभिक्रिया है जो है छठी, या इसको सी भी बोल सकते हैं, जो 5th टाइप है। उसमें अपन ने ये पढ़ा अमोनिया लवणों का क्षारीय व्यवहार, अमोनिया लवणों का अम्लीय व्यवहार, तो एक है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है वह भी क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी क्या है आपकी अम्ल क्षार अभिक्रिया है। क्या है? अम्ल क्षार अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अम्ल क्षार अभिक्रिया ही होती है। आई बात समझ में? तो अपन सी टाइप, ए बी तो समझ में आ गया। ए में तो अपन ने क्या पढ़ा, एमिनो अम्लों का अम्लीय व्यवहार, बी में अपन ने पढ़ा एमिनो अम्लों का क्षारीय व्यवहार, सी में क्या पढ़ेंगे, एमिनो अम्लों का द्वारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आपकी सी क्या हो जाएगी, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या अम्ल क्षार अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, या आपकी क्या होगी अम्ल क्षार अभिक्रिया। अम्ल क्षार ये लो, उदासीनीकरण अभिक्रिया या अम्ल क्षार अभिक्रिया। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे किसी यदि द्रव अमोनिया की उपस्थिति में 1 मोल क्षार को 1 मोल अम्ल के साथ अपन रिएक्शंस करवाते हैं। यदि 1 मोल क्षार की अभिक्रिया 1 मोल अम्ल से करवाते हैं, तो इन दोनों के दौरान जो संपन्न होगी रिएक्शंस, वह जो रिएक्शन संपन्न होगी वह रिएक्शन आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। और इन दोनों के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा वह आपका लवण बनेगा, यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है? और ये जो कहने का मतलब यही है कि यदि 1 मोल अम्ल व 1 मोल क्षार को आपस में अपन रिएक्शन करवाएंगे इन दोनों की, तो इन दोनों से जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वह उदासीन अणु बनेगा, जो आपका लवण बनेगा। और ये जो रिएक्शंस होगी, ये रिएक्शंस आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लो HCl व NaOH की रिएक्शन करवाते हैं। NaOH 1 मोल मान लो आपका क्या है HCl और 1 मोल ही आपका क्या है NaOH। तो इन दोनों की रिएक्शन करवाने पे आपका क्या बनेगा, क्या बन रहा है देख लीजिए, NaCl और आपका H2O। तो देखिए इन दोनों की रिएक्शन इसकी उपस्थिति में करवा दो आप, लिक्विड अमोनिया ले लो यहाँ पे, या ना लो तो कोई दिक्कत नहीं, बट अमोनिया ये रिएक्शंस होती है। ठीक है? तो देखो HCl लिख दो, जो 1 मोल अपन ने क्या लिया HCl लिया, और 1 मोल क्या ले लिया आपने NaOH ले लिया, दोनों की रिएक्शन करवाई, तो ये क्या बना, सोल्ट बन गया आपका, लवण का निर्माण हो गया। और अम्ल एवं क्षारों को मिलाने पर हमेशा उदासीनीकरण अभिक्रिया तो होती है, ये भी आपको पता है। अम्ल एवं क्षार को जैसे मिलाओगे तो उन दोनों के अंदर जो रिएक्शन कंप्लीट होगी वह आपकी क्या होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया ही क्या होगी, संपन्न होगी। आई बात समझ में?
क्लियर है? तो इस प्रकार अपन क्या कह सकते हैं कि किसी अम्लीय क्षार को परस्पर मिलाने पर उनके अंदर जो रिएक्शन संपन्न होगी वह आपकी क्या होगी, उदासीन अभिक्रिया ही संपन्न होगी। क्लियर? उतार लीजिए एग्जाम्पल। हो गया क्लियर? अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपकी छठी टाइप है, छठा जो 6 नंबर की रिएक्शन है वह है संकुलन अभिक्रियाएं। कौन सी है? संकुलन अभिक्रियाएं। देख लीजिए छठा टाइप आपका संकुलन अभिक्रियाएं। तो देखो संकुलन अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले तो अपन को ये समझना है। तो देखिए ऐसे रिएक्शंस जिन रिएक्शंस के दौरान संकुल यौगिकों का फॉर्मेशन होता है या संकुल यौगिकों का निर्माण होता है, उन अभिक्रियाओं को अपन संकुलन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है? तो कुल मिला के क्या हुआ कि जिन रिएक्शंस के दौरान अगर यदि आपके कॉम्प्लेक्स बनते हैं, संकुल बनते हैं, उन रिएक्शंस को, उन अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, संकुलन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? देख लीजिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लो ZnOH का होल ट्वाइस है, ZnOH का होल ट्वाइस है। इसके साथ में जो रिएक्शंस करवा दूँ, इसकी रिएक्शंस में करवा दूँ, जैसे आपकी 2NaOH है, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। क्या लीजिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। तो देखो इसकी जैसे रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बनेगा आपका जैसे Zn, ऐसे कर दो इसको, Zn का होल ट्वाइस OH का। तो देखिए अपन ने क्या बोला कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके दौरान संकुल यौगिक का निर्माण होता है, उन अभिक्रियाओं को अपन संकुलन अभिक्रियाएं कहते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है जैसे ZnOH का होल ट्वाइस जिंक डाइहाइड्रोक्साइड आपका और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों की जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो Na2ZnOH का होल 4 का निर्माण होगा। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो इस रिएक्शंस के दौरान संकुल यौगिक का निर्माण हो रहा है, आपका संकुल यौगिक बन रहा है, तो इसे अपन क्या कहेंगे? संकुलन अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा आपको? क्लियर है अच्छे से? संकुलन अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, उतार लीजिए। हो गया? आगे देखिए नेक्स्ट आपकी जो 7वां टाइप है, लास्ट टाइप है आपके किसका? जो द्रव अमोनिया में संपन्न होती है उन रिएक्शंस का। वहां पे आप लिक्विड अमोनिया मेंशन कर लेना। रिएक्शंस क्या थी अपनी? अपन ने रिएक्शंस करवाई थी इसकी ZnOH का होल ट्वाइस और आपका क्या था? 2 मॉलिक्यूल NaOH के लिए रिएक्शन करवाने पर बना था आपका Na2ZnOH का OH का होल 4। तो यहाँ पे आप NH3 लिक्विड अवस्था में मेंशन कर लेना यहाँ पे, क्योंकि द्रव अमोनिया में संपन्न हो रही है, तो इसलिए आप वहाँ पे क्या लिखोगे? लिक्विड अमोनिया मेंशन कर लेना। ठीक है, मिटा दो। आगे देखो नेक्स्ट है आपकी 7वां टाइप है, लास्ट टाइप आपका वो है
रेडॉक्स अभिक्रिया, या क्या कह सकते हैं इसको, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में, तो मैंने ये बोला था कि अपन एग्जाम्पल बाद में देख लेंगे, आगे अपन और भी पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है वह होती क्या है। तो देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता हो और उसी में दूसरे पदार्थ का अपचयन होता हो, अर्थात ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है, उन अभिक्रियाओं को अपन रेडॉक्स अभिक्रियाएं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? क्लियर है? वापस से बता रहा हूँ, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। अर्थात ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है, उन अभिक्रियाओं को अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? इस चीज को अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो आपका कॉपर आयोडाइड है, एक तो क्या ले लिया अपन कॉपर आयोडाइड, इसकी अभिक्रिया में करवाते हैं इससे सोडियम से, और किसकी उपस्थिति में, लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में। अमोनिया क्या है आपका द्रव अवस्था में उपस्थित है। ठीक है, तो देखो कॉपर आयोडाइड है, इस कॉपर आयोडाइड की रिएक्शन सोडियम से करवानी है तो बनेगा क्या, मान लो कॉपर बन रहा है और आपका Na बन रहा है, क्या बन रहा है, सोडियम आयोडाइड बन रहा है। तो कॉपर पे आपको मान लो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो कॉपर है उसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और आयोडीन है, सॉरी जो आपका आयोडाइड है, सॉरी सोडियम है, उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है और सोडियम का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही है, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही है, यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है एक पदार्थ का और एक पदार्थ का अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, उतार लीजिए। यदि अपन एक और एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एक और एग्जाम्पल है आपका 4 अणु किसके लिए, ZnI2 के लिए। ठीक है, 4 अणु किसके लिए, ZnI2 के। इसकी अभिक्रिया मान किससे करवाते हैं अपन, 8 मॉलिक्यूल किसके ले लिए अपन, सोडियम ले लिए, और किसकी उपस्थिति में करवाने हैं, वो NH3 और लिक्विड है आपका अमोनिया। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, आपका बनेगा, आपका बना दो जैसे NaZn4, इनडायरेक्ट तौर पर अपन बता रहे हैं वैसे, और आपके 7 मॉलिक्यूल्स किसके बन जाएंगे, आपके 8 मॉलिक्यूल हो जाएंगे आपके आयोडीन से। देख लेना, स्टेबल कर लेना मेरे रिएक्शंस को, NaI। ठीक है, तो मैं इनडायरेक्टली ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि जो आपका 4 अणु Zn4 के कितने थे, 4 अणु थे, तो सोडियम का 1 अणु था। तो स्टेबल कर लेना आप इस रिएक्शंस को। 8 अणु किसके बन रहे हैं, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, रिएक्शन स्टेबल नहीं है, चलो रहने देते हैं और एग्जांपल देखते हैं दूसरा। ठीक है, जैसे ऐसे करवा ले इसको, आप ऐसे कर लो, ZnI2 के आप मॉलिक्यूल ले लो, ZnI2 के 4 मॉलिक्यूल ले लो, 4 मॉलिक्यूल ले लो, और 9 मॉलिक्यूल आप सोडियम के ले लो, NH4 सॉरी NH3 लिक्विड अवस्था में। तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा
तो यहाँ पे जो जिंक है, जिंक का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, और यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये उतार लीजिए, हो गया, हो गया। और एग्जांपल देखें, यदि और एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे C2H5 का होल बाई Bi और दिस विद आयोडाइन। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ। जैसे दो मॉलिक्यूल आते हैं सोडियम के और अमोनिया की उपस्थिति में। ठीक है, क्लियर है। देख लीजिए एक बार, इसकी रिएक्शन अपने को करवानी है। क्लियर है, ये एक प्रकार का क्या है, कार्बन धातु यौगिक है। अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट बनेगा आपका NaBiC2H5 का और ट्वाइस, और आपका बन जाएगा, क्या निकल जाएगा बाहर, NaI। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया को या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को। ठीक है, मैंने वहाँ पहले एक बार जो आपको पहले पूछा था पिछली क्लास में, मैंने रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताया था। क्योंकि यहाँ से अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1.5 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है समझाइए, या क्या पूछ सकता है आपसे, द्रव अमोनिया में संपन्न होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, या कैसे पूछ सकता है, ऑक्सीजन व अपचयन अभिक्रिया द्रव अमोनिया में कैसे संपन्न होती है समझाइए। तो यहाँ पे आपको इन तीनों एग्जांपल्स को लिखने हैं। इन तीनों एग्जांपल्स में एक पदार्थ का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं आपकी क्या हो रही है, साथ साथ चल रही है। इसलिए ऐसी अभिक्रियाएं आपकी क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। क्लियर है, तो इन्हें अपन क्या कहते हैं, दूसरे नाम से नहीं, किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। अब देखिए आगे, देखेंगे आगे आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि द्रव अमोनिया एक उत्तम विलायक होता है, क्यों, समझाइए। तो या इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि आपसे पूछा हुआ है, एक बार बता देता हूं मैं आपको, कि द्रव अमोनिया में विभिन्न पदार्थों की विलेयता को समझाइए। कि द्रव अमोनिया में जो विभिन्न पदार्थ आएंगे वह क्यों डिजोल्व हो जाते हैं, उनकी विलेयता को समझाइए। क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे से आपका ये क्या पूछा हुआ है, द्रव अमोनिया में विभिन्न पदार्थों की विलेयता को समझाइए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तब आप आंसर क्या दोगे। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर क्या देना है, तो आप ये बताओगे कि द्रव अमोनिया में जल जैसे गुण विद्यमान होते हैं, वाटर के जो कैरेक्टर हैं वह विद्यमान होते हैं, इसलिए यह अन्य पदार्थों को अपने अंदर डिजोल्व करने की क्षमता रखता है। ठीक है, या क्या कह सकते हैं, जो अमोनिया है उसका जो डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक है वह कम होता है वाटर की तुलना में। 22 जो वैल्यू है इसकी वह कम होती है, तो वाटर की तुलना में इसका जो कहने का मतलब आपका मेरा कि जो इसका डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक कम होता है, इस वजह से यह अन्य पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है या अन्य पदार्थों को अपने अंदर डिजोल्व करने की क्षमता रखता है। ठीक है, आए बात समझ में। तो अपन क्या कह
आयोडीन वगैरह बहुत सारे अन्य पदार्थ हैं जो कि वाटर में जैसे डिजोल्व नहीं होते हैं, तो कई विभिन्न पदार्थों को या उनके जिनका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान अमोनिया से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कहने का रीज़न ये है कि जो आपका वाटर होता है, मान जल है, जल भी क्या है उत्पन्न विलायक है, तो जल के कंपेरिजन में आपका जो अमोनिया है उसका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए ये कि क्या है कि उत्तम विलायक होता है, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जो हेलाइड्स है उनकी जो विलेयता का घटता हुआ क्रम है वो क्या होता है, आयोडीन, क्लोरीन, और फिर है आपका क्या, आयोडीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। यह है आपकी हैलाइडों की विलेयता का घटता हुआ क्रम, ठीक है, क्लियर है। जबकि आपकी जो NaCl वगैरह है, NaCl है, आपका BeCl2 है, AlCl3 है, ये बाकी के जो जितने भी क्लोराइड वगैरह हैं वो आपके डिजोल्व होते हैं, यानी सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर भी। लेकिन जो अमोनिया है, अमोनिया का मेन रीजन आपको ये पता होना चाहिए कि उसका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान क्या होता है, काफी कम होता है, ठीक है। जो क्या जल कम होने की वजह से यह एक उत्तम विलायक की तरह क्या करता है, कार्य करता है, क्लियर। और बात करें तो आपका जो कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिकों के अंदर जो कार्बनिक यौगिक है वो मुख्य रूप से एल्कोहल, ईथर, इपोक्साइड आदि में ही क्या होते हैं, आदि में डिजोल्व होते हैं। तो एस्टर वगैरह जो भी हैं आपके, ये जो जितने भी आपके कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे ये एल्कोहल, ईथर वगैरह, इनके लिए अपन कार्बनिक विलायक काम में लेते हैं डिजोल्व करने के लिए। इनको क्या करते हैं, इनके लिए अपन कार्बनिक विलायक यूज करते हैं। लेकिन जो ईथर है, इपोक्साइड है, एल्कोहल्स हैं, आपके बेंजीन्स वगैरह हैं, एरोमेटिक वाले थोड़े कम होते हैं, लेकिन जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो है भी क्या होते हैं, इजीली डिजोल्व हो जाते हैं किसके अंदर, लिक्विड अमोनिया के अंदर। यानी कई रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आपके वाटर के अंदर या कार्बनिक विलायकों में संपन्न नहीं होती है, उन अभिक्रियाओं को अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, इजीली संपन्न करवा सकते हैं किसके अंदर, लिक्विड अमोनिया के अंदर। तो मेरे लिए आपको यही याद रखना है कि जो आपके जो अपना द्रव अमोनिया सॉल्यूशन है, लिक्विड अमोनिया है, जो क्या करता है, एक विलायक का काम करता है। इसका रीज़न यही है कि ये उत्तम विलायक है कि इसका जो डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक है, डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक का मान क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये एक अच्छा व उत्तम विलायक होता है, ठीक है। तो ये कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक कंपाउंड्स के लिए भी उत्तम विलायक है और आपके अकार्बनिक विलायकों के लिए भी उत्तम विलायक है। और वाटर की तुलना में ज़्यादा आपका अच्छा विलायक क्यों होता है, क्योंकि इसके डाइलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक का मान काफ़ी कम होता है, ठीक है। क्लियर है आंसर। आगे देखिए, क्लियर है। देखिए आगे आपका एक और क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि द्रव सल्फर डाइऑक्साइड, द्रव SO2 में जो अम्ल क्षार अभिक्रियाएं होती है उनको समझाइए। क्वेश्चन क्या पूछता है देख लीजिए एक बार, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन है आपका द्रव सल्फर डाइऑक्साइड द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में अम्ल क्षार अभिक्रिया
अम्लक्षार अभिक्रिया को समझेंगे, अम्लक्षार अभिक्रिया को समझेंगे। तो आपको अम्लक्षार अभिक्रिया समझानी है, यानी अम्लक्षार अभिक्रिया बतानी है किसके अंदर, द्रव SO2 के अंदर। क्लियर है, समझ में आई बात? तो देख लीजिए, जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है द्रव SO2 है, उसका स्वतः अपघटन कैसे होता है वो चीज देख लीजिए। या आप क्या कह सकते हैं, द्रव SO2 का स्वतः आयनीकरण कैसे होता है। तो मैं करेक्ट हूँ, आंसर देखिए इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर है आपका द्रव SO2 का स्वतः आयनीकरण, स्वतः आयनीकरण स्वतः आयनीकरण निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार होता है। क्लियर? तो देखो कैसे होता है, मान लीजिए आपका SO2, दूसरा SO2, ये दोनों का आयनाइजेशन करवाना है, तो क्या बनेगा, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपका SO3, क्या बनाना है, जो एक तो बनाना है SO3 और SO3 पे आपका चार्ज होगा माइनस का 2, और एक बना रहा है SO माइनस का प्लस का 2, एक तो बना रहा है SO प्लस का 2, एक बना रहा है SO3 माइनस का 2। तो देखो ये दोनों अपने को केटाइन और केनाइन मिल रहे हैं, केटाइन और केनाइन दोनों क्या बने हैं, मिल रहे हैं। ये तो अपने को चीज प्राप्त हुई स्वतः आयनाइजेशन से, यानी जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है उसका आपने स्वतः आयनीकरण करवाया, तो आपकी ये चीज प्राप्त होती है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखिए, तो देखो अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि दोनों के लिए अतः, आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा अभी, अतः SO प्लस 2, जो SO प्लस 2 विलायक है, जो SO प्लस 2 है आपका, ये SO प्लस 2 क्या है, यह है SO प्लस 2, अपन क्या कह सकते हैं, अर्थात SO प्लस 2 एक विलायक धनायन मुक्त करने वाला पदार्थ है। ये SO प्लस 2 क्या है, धनायन मुक्त करने वाला पदार्थ है। और आपका SO3 माइनस क्या है, जो SO3 माइनस विलायक है, यह विलायक आपका ऋणायनिक पदार्थ मुक्त करने वाला पदार्थ है। क्लियर है? क्या है, ऋणायनिक मुक्त करने वाला पदार्थ है। तो अपन क्या कह सकते हैं, इसमें आपका SO प्लस 2 विलायक धनायन मुक्त करने वाला पदार्थ है, जबकि जो SO माइनस 2 है वह द्रव सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर आपका विलायक ऋणायन मुक्त करने वाला पदार्थ है। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन यह कह सकते हैं कि जो आपके SO प्लस 2 है ये तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। कैसे कहने का मतलब ये है, तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः द्रव SO2 में जो आपका थायोनील लवण है, थायोनील लवण क्या होता है, थायोनील लवण होता है आपका SOH2। जो ये थायोनील लवण है, यह थायोनील लवण द्रव अमोनिया में अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। जबकि अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा तो आपका क्या बनेगा, ये SO प्लस 2 ये बनेगा, इसको तोड़ेंगे तो। ठीक है, जबकि जो सल्फाइड लवण है, सल्फाइड लवण क्या होता है, N2SO3। आई बात समझ? अगर इसको तोड़ेंगे तो इस पे ये चार्ज आएगा माइनस का। आई बात समझ? तो ये जो सल्फाइड लवण है और आपका थायोनील लवण है, तो थायोनील लवण तो आपका द्रव SO2 में अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, जबकि सल्फाइड लवण है यह द्रव SO2 में
आपके क्या करेगा, क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। क्लियर है बात। ये आपका थायोनील लवण है, क्या है ये, थायोनील लवण है, लिख देता हूं। ऊपर वाली रिएक्शन क्लियर है, थायोनील लवण, थायोनील लवण, लवण कौन, SOX2, थायोनील लवण कैसे गुण प्रदर्शित करेगा द्रव SO2 में, थायोनील लवण द्रव SO2 में आपका क्या करेगा, अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, रिएक्शंस भी देखेंगे अभी। और एक था आपका सल्फाइड लवण, सल्फाइड लवण, सल्फाइड लवण था आपका M2SO3। ठीक है, यह आपका क्या करता है, यह द्रव SO2 में क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। क्लियर है, कैसे गुण प्रदर्शित करेगा, क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, रिएक्शन से देख लेते हैं। यदि मान लो मैं इस थायोनील लवण की अभिक्रिया किससे करवा दूं, इससे करवा दूं, M2SO3 से करवा दूं, तो क्या बनेगा, 2MBr या X मान लो 2MX। अगर अपन यहाँ पे Br ले रहे हैं, अगर मान लो थायोनील लवण की जगह अपन Br ले लें, Br2 ले लें X2 की जगह, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2MBr मेटल के साथ दो मेटल दोनों निकल जाएंगे। और दिख रहा है यहाँ तक, अभी दिख रहा है। और यहाँ पे जो लास्ट में बनेगा वो बनेंगे 2 मॉलिक्यूल आपके SO2 के। रिएक्शंस बैलेंस है, देख लीजिए। तो यह रिएक्शंस इस थायोनील लवण के अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती है। बैलेंस देख लेना आप, क्लियर है मेरे हिसाब से। तो 2 मॉलिक्यूल सल्फर के 2 मॉलिक्यूल है, उधर इधर भी 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, उधर 4, इधर कितने हैं 3 और 4, उधर भी कितने हैं 4। मेटल कितने हैं 2, उधर भी 2। ब्रोमीन कितने 2, उधर भी 2 है। बैलेंस है, तो ये इसके अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट एक रिएक्शन इसको भी देख लेते हैं। जो सल्फाइड लवण है वह द्रव SO2 में क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। कैसे, देख लीजिए। यदि मैं ऐसे रिएक्शंस करवा दूं, सॉरी ये तो सल्फाइड लवण के रिएक्शंस है और ये इधर है, तो देख लेना। वो तो बात एक ही है, कैसे भी मान लो आप। ठीक है, एक और रिएक्शन ले लेते हैं, SOCl2 ले लेते हैं। SOCl2 की रिएक्शन आप करवा दो Cgm के साथ। Cg मेटल ले लेते हैं, CS2SO3 आपका ये लीजिए। इसकी रिएक्शंस करवाने पर आपका क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल तुम बनेंगे आपके, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे आपके Cgm क्लोराइड के, CsCl। ठीक है, बाकी का क्या बच गया, जो बच गया वह है वहां निकल जाएगा, जैसे 2 मॉलिक्यूल ऐसे। ठीक है, तो अम्ल क्षार अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। सॉरी, जो सौता आयनाइजेशन हुआ, अम्ल क्षार अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है। एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, जहाँ में इसमें जो थायोनील लवण है आपका, ये जो थायोनील लवण है ये तो आपका बिहेव करता है अम्ल की तरह, जबकि जो सल्फाइड लवण है, यह जो सल्फाइड लवण आपका द्रव अमोनिया में कैसा बिहेव करता है, द्रव अमोनिया में आपका किसकी तरह बिहेव करता है, क्षार की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे लिख देना SO2 लिक्विड अवस्था में है, SO2 ये भी लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखो ये था आपका कि द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में अम्ल क्षार अभिक्रिया को समझाइए। तो आपको सबसे पहले स्वतः आयनाइजेशन करवाना है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, आपके द्रव सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका स्वतः आयनाइजेशन कैसे होगा। और स्वतः आयनाइजेशन करवाने के बाद में आपको यह बताना है कि जो सल्फाइड लवण है और थायोनील लवण है, उनमें से जो सल्फाइड लवण है वो तो आपका क्षार की तरह बिहेव करता है, जबकि थायोनील लवण है वह आपके अम्ल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्लियर, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
और इसके बाद में जो आपका बचा हुआ है आगे के जो जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस यूनिट में, और वैसे 1-2 क्वेश्चंस और होंगे इस यूनिट में, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जितने भी आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको या फिर उतार लीजिए।